बहू, जरा जल्दी से मेरी चाय तो ले आ बेटा। जी अभी लाई माँ जी। प्रिया अपनी सास के लिए चाय लेकर जाती है। ये लीजिए माँ जी। सुनीता जैसे ही हाथ में चाय का कप पकड़ती है वैसे ही घर का फ़ोन बजता है। अरे इतनी सुबह सुबह किसका फ़ोन आ गया, ज़रा देखियो तो बहू। जी माँ जी। प्रिया फ़ोन उठाती है। हेलो। हेलो, कैसी हो भाभी? अरे मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसी हो दीदी, और इतनी सुबह सुबह कैसे फ़ोन किया? कुछ नहीं भाभी, वो बस बच्चों की गर्मी की छुट्टियां हो गई है ना, तो सोचा इन्हें नानी के घर ले चलूं। यही बताने के लिए फ़ोन किया था कि शाम को हम आ रहे हैं। आप मम्मी को भी बता देना। हाँ ठीक है। क्या हुआ बहू, इतनी सुबह सुबह किसका फ़ोन था? वो ज्योति दीदी का फ़ोन था माँ जी। कह रही थी आज शाम को बच्चों को लेकर घर आएंगी। अरे हाँ, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई है ना। चलो अच्छा है, वो यहाँ पर बच्चों के साथ आएगी तो उनके साथ तेरा भी मन लगा रहेगा। अरे क्या खाक मन लगा रहेगा, घर पर आते ही सर में दर्द कर देंगे उनके बच्चे। कभी बच्चों के लिए ये बना, कभी वो बनाओ। हर गर्मियों की छुट्टी में यहाँ पर रुकने के लिए आ जाती हैं। अब शादी हो गई है तो अपना ससुराल संभालो ना। हर बार ये महीना भर मायके में रुकने का क्या मतलब है? अरे तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोचने लग गई बहू? अच्छा, तूने शाम के लिए राजमा भिगा दिया है ना? प्रिया को राजमा चावल बहुत पसंद है। ठीक है माँ जी, भिगो दूंगी। मैं यहाँ पूरा दिन इनका इतना ध्यान रखती हूँ, लेकिन इन्होंने कभी मेरी पसंद का इतना ख्याल नहीं रखा। बेटी की पसंद का पूरा ध्यान है। शाम के समय ज्योति अपने दोनों बच्चों के साथ मायके आती है। अरे ज्योति बेटा, कितनी देर से तुम तीनों का इंतजार कर रही थी मैं। मेरे लंगर, जल्दी से यहाँ पर आ जा। और नानी मैं? अरे तू भी आजा मेरी गुड़िया, आ जाओ जल्दी से दोनों नानी के पास। बेटा प्रिया, इतनी गर्मी हो रही है, सबके लिए ठंडा ठंडा शरबत बना दे। हाँ भाभी, अभी बाहर से आए ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। शिकंजी के साथ कुछ खाने को भी ले आना, भूख लग रही है। हाँ बस अभी ला रही हूँ दीदी। प्रिया किचन में सबके लिए शिकंजी और नाश्ता बनाने जाती है। घर में आते ही किस तरह मुझे काम के ऑर्डर देने शुरू कर दिए। शिकंजी के साथ कुछ खाने को भी बना लेना, बहुत भूख लगी है। ऐसा लग रहा है जैसे अपने ससुराल से कुछ खा कर ही नहीं आई। सब कुछ इन्हें यहीं पर आकर खाना है। अब जब तक ये यहाँ पर रुकेंगी ना, मेरी नाक में दम कर देगी। प्रिया सबके लिए शिकंजी और नाश्ता लेकर आती है। मामी, मेरी शिकंजी में थोड़ी और बर्फ डालो ना। और मामी, मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाओ ना, साथ में बर्गर भी। क्या बर्गर, और वो भी घर पर? अरे बेटा, अभी ना घर पर बर्गर बनाने का सामान भी नहीं है। अरे ये तो इसी तरह बकवास करता रहता है। कोई बर्गर फ्रेंच फ्राइज नहीं मिलेंगे तुझे खाने के लिए। मामी ने जो बनाया है वही चुपचाप खा। और तुझे कितनी ठंडी शिकंजी पीनी है, हाँ, जो इसमें और बर्फ डलवा रही है? फिर गले में दर्द होगा तो रोते हुए मेरे पास आएगी। इनको और कुछ देने की जरूरत नहीं भाभी। ठीक है दीदी। अरे बेटा, दीपक कब तक आएगा? जरा उसे फ़ोन करके पूछ कहाँ पर रह गया। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही उन्हें फ़ोन किया था मम्मी जी, बस अभी आने ही वाले होंगे। अरे ये लो आ गए। मामू आ गए, मामू आ गए। मामू, ये आपके हाथ में क्या है? इसमें कुछ खाने को है क्या? इसके अंदर तुम दोनों के लिए बर्गर और कोल्ड ड्रिंक है, और इसके अंदर गर्मा गर्म समोसे और पनीर वाली जलेबियां हैं। अरे वाह दीपक, पनीर की जलेबियां! मेरा तो कितने दिनों से खाने का मन कर रहा था, लेकिन मेरे ससुराल की यहाँ तो पनीर वाली जलेबियां मिलती ही नहीं है। मुझे पता है दीदी, इसीलिए तो मैं स्पेशली आपके लिए ये जलेबियां लेकर आया हूँ, और पूरी 1 किलो है। अब आराम से खाना, कल और ले आऊँगा। प्रिया, तुम सबके लिए ये सब प्लेट में निकाल कर ले आओ। जी ला रही हूँ। प्रिया सब कुछ प्लेट में लाकर सर्व कर देती है। अरे भाभी, आप भी तो खाओ ना। ये पनीर की जलेबी तो इतनी टेस्टी है, एक बार खा के देखो तो सही। नहीं दीदी, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है, आप खा लो। अरे ऐसा कैसे तुम्हारा खाने का मन नहीं है? जब भी कभी समोसे और जलेबी लेकर आता हूँ तो सबसे पहले तुम ही तो खाने के लिए बैठ जाती हो, और आज तुम्हारा खाने का मन नहीं कर रहा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत को भला क्या होगा, बस आज दिन में खाना खाया तब से कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। आप सब खा लो ना। चलो कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन करे तो बता देना, तुम्हारे लिए फिर से ले आऊँगा। प्रिया चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद रात के खाने का समय हो जाता है। पहले तो घर में सिर्फ 3 लोगों का ही खाना बनाना पड़ता था, लेकिन अब 6-6 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा।
एक तो पहले इतनी गर्मी है, ऊपर से इतने लोगों का खाना। इन्होंने तो हर गर्मियों की छुट्टियों में मेरा जीना हराम करने की कसम खाई हुई है। मुझे तो लगता है ज्योति दीदी काम से बचने के लिए हर गर्मियों में यहाँ पर रुकने के लिए आ जाती है, ताकि उन्हें खुद के घर का कोई काम ना करना पड़े क्योंकि मायके में तो काम करने के लिए भाभी है। मुझे तो बिल्कुल नौकरानी समझा हुआ है। कुछ देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है तो ज्योति किचन में आती है। भाभी, अगर खाना बनाने में कुछ मदद चाहिए तो मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं दीदी, कोई मदद नहीं चाहिए, खाना तो बनकर तैयार हो गया। इतनी गर्मी में तुमने अकेले इतने लोगों का खाना बना लिया। अरे मुझे बता देती पहले तो मैं भी तुम्हारी मदद करवा देती। मुझे लगा अभी 8 बजे है तो तुम अभी खाना बनाने जाओगी। पहले मम्मी इसी टाइम खाना बनाती थी ना, तो मुझे यही टाइम याद रह गया। अरे कोई बात नहीं ना दीदी। अच्छा चलो, तुमने खाना बना लिया है तो मैं खाना खाने के बाद सारे बर्तन धो दूंगी। तुम बर्तनों के लिए परेशान मत होना। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं सारे बर्तन खुद धो लूँगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप चलिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। ठीक है। मुझे क्या पता नहीं ये बर्तन धोने के लिए क्यों बोल रही है, ताकि सबको दिखा सके कि मेरी भाभी मुझसे बर्तन धुलवाती है। अरे आपकी माँ तो आज से 5 साल पहले खाना बनाती थी, उसके बाद 5 साल से मैं ही तो खाना बनाती हूँ, और मेरे खाना बनाने का टाइम भी इन्हें याद नहीं। अरे खाना बनवाने में मदद करने का इतना ही शौक था तो पहले क्यों नहीं आई खाना बनवाने। आई बड़ी मदद करने वाली, यहाँ पर आकर ये मेरा काम नहीं बढ़ा सकती है, मदद करना तो बहुत दूर की बात है। प्रिया सबके लिए टेबल पर खाना सर्व करती है। मामी, आपने खाने के साथ बूंदी का रायता बनाया? मुझे खाने के साथ बूंदी का रायता भी चाहिए। अरे क्या हो गया बेटा, तेरी मामी अभी तेरे लिए बूंदी का रायता बना देगी। अरे नहीं भाभी, कोई ज़रूरत नहीं है रायता बनाने की, इसकी तो आदत खराब हो चुकी है। जब घर में रायता बनाती हूँ तो कभी रायता नहीं खाता, और अब इसे रायता खाना है। तुम कुछ और मत बनाओ प्रिया, बैठ जाओ, तुम भी खाना खा लो। अरे क्या रहने दो दीदी, आप इतने टाइम बाद तो घर पर आती हो, और मेरे भतीजे ने एक रायता खाने की फरमाइश कर दी, तो क्या उसकी ये फरमाइश भी हम पूरी नहीं करेंगे। जाओ प्रिया, तुम रायता बना कर ले आओ। अब हाँ ठीक है। प्रिया गुस्से से भरी हुई किचन में रायता बनाने जाती है। जब खुद का बेटा कभी अपने घर में रायता नहीं खाता तो यहाँ आकर रायता खाने की क्या जरूरत है। मुझे पता है दीदी नहीं बोला होगा, मामी आए ना तो रायता खाने के लिए बोल देना। और ऊपर से ये दीपक जी, एक बार इनकी बहन और भतीजा भतीजी घर में आ जाए, उन्हें तो बिल्कुल सर पर ही बिठा लेते हैं। प्रिया सबके लिए रायता बनाकर लेकर आती है। सब लोग खा पी कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। क्या बात है प्रिया, इतने गुस्से में क्यों लग रही हो। मैं कहाँ गुस्से में हूँ, मैं तो आराम से बैठी हुई हूँ। वैसे भी मेरी किसी बात से आपको क्या फर्क पड़ता है। मेरे लिए तो कभी खुद से मेरी पसंद की चीजें लेकर नहीं आते, और अपनी बहन के आते ही उनकी पसंद की पनीर की जलेबी समोसे सब लेकर आ गए। अरे ये तुम कैसी बात कर रही हो प्रिया, तुम्हारे लिए भी मैं कितनी बार कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आता रहता हूँ। अब दीदी इतने दिन बाद आई है तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा लेकर आऊंगा ना। अरे रहने दो, साल में 2 बार इनके बच्चों की छुट्टियां होती है। अभी पूरा 1 महीना यहाँ पर रहकर जाएंगी, फिर जब सर्दियों में इनकी 15 दिन की छुट्टियां होंगी तो दोबारा यहाँ आ जाएंगी। ऊपर से इतनी गर्मी में पहले क्या 3 जनों का खाना बनाने में कम परेशानी होती थी, अब 6-6 लोगों का मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी गर्मी लगती है। ऊपर से एक काम करवाने में मेरी मदद नहीं करती आपकी बहन। अरे दीदी तो कभी किसी काम के लिए मना नहीं करती प्रिया, अगर तुम्हें किसी काम में उनकी मदद चाहिए तो तुम बोल दो ना, वो तुम्हारी मदद कर देंगी। और वो तो बिना बोले भी सब काम पहले ही कर देती है। ओह, मेरे सामने ना अपनी बहन की ज्यादा तरफदारी मत क्या करो। अभी तक एक भी काम को हाथ नहीं लगवाया आपकी बहन ने, और कह रहे हो बिना बोले सब कुछ कर देती है। ऊपर से उनके बच्चों के इतने नखरे, ये खाना है वो नहीं खाना है। मेरा तो आज 1 दिन में ही दिमाग खराब हो रहा है, पता नहीं इतने दिन कैसे झेलूंगी मैं इन्हें। अरे यार तुम ना खामा खाई इतनी परेशान हो रही हो। दीदी साल में 2 बार तो यहाँ पर आती है। जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना, और तुम भी साल में बस उनकी छुट्टियों में अपने घर जा पाओगी, तब तुम्हें शायद ये बात समझ में आएगी। खैर अब ज़्यादा सोच सोच कर परेशान मत हो, किसी काम में मदद चाहिए तो दीदी को बोल देना। हाँ, जैसे मेरे बोलने से ही आपकी बहन मेरी मदद कर देगी। अरे बस भी करो ना यार, सो जाओ आप। सब लोग सो जाते हैं। अगले दिन प्रिया किचन में नाश्ता बनाने जाती है तो ज्योति वहां पर आती है। अरे भाभी, आज का नाश्ता आप मत बनाओ, आज का नाश्ता मैं बना देती हूँ। कल पूरा दिन आपने इतना काम किया तो आज थोड़ा काम मैं कर लेती हूँ। सबके लिए आलू के पराठे बना देती हूँ। अरे लेकिन दीदी, मैंने रात को छोले भिगो कर रखे थे कि सुबह सबके लिए छोले भटूरे बना दूंगी, और भटूरे के लिए आटा भी गूंथ दिया है।
श्रेया ने मुझसे कहा था कि मामी सुबह छोले भटूरे बना देना। श्रेया का छोले भटूरे खाने का बहुत मन था ना। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं छोले भटूरे बना देती हूँ। तब तक तुम जाकर कुछ और काम कर लो। अरे जाओ भी, इतना क्या सोच रही हो? मैं बना दूंगी। ठीक है दीदी। प्रिया किचन से अपने कमरे में जाती है। मुझे अच्छी तरह पता है इन्होंने छोले भटूरे बनाने का काम क्यों लिया। भटूरे के लिए आटा तो मैंने लगा दिया था, बस इनको छोले उबाल कर उसका मसाला तैयार करना है और भटूरे बेल कर तल देने। ये अच्छी तरह जानती है कि घर में छोले भटूरे सबको बहुत पसंद है। अगर मैं छोले भटूरे बनाती तो सारी वाहवाही मुझे मिल जाती और उनके सामने कोई मेरी तारीफ करे, ये कैसे बर्दाश्त कर लेंगी। सारी तारीफ तो इन्हें खुद ही चाहिए। मैं तो कहती हूँ अब जितने दिन रुके ना, खुद ही यहाँ पर काम करे, लूट ले सारी वाहवाही, मुझे नहीं चाहिए। इसी तरह जब तक प्रिया की ननद वहाँ पर रुकती है तब तक हर रोज़ प्रिया का मुंह इसी तरह बना रहता। हालांकि उसकी ननद हमेशा उसकी मदद करने के लिए उससे काम बांट लेती थी, लेकिन प्रिया के मन में तो हमेशा उसके लिए गलत ही आता था। अच्छा सुनो प्रिया, मैं दीदी के लिए ये 2 साड़ी और 2 सूट लेकर आया हूँ और बच्चों के लिए ये कपड़े। सब ठीक तो लग रहा है ना? कोई कमी तो नहीं है ना? हे भगवान, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या जो इतना सब ले आए? अरे 1 सूट 1 साड़ी दे देते तो भी चल जाता। 2 सूट 2 साड़ी की क्या जरूरत है? और बच्चों के लिए भी इतने सारे कपड़े? मुझे तो समझ में नहीं आता, अपना सब कुछ इन पर ही लुटाना है क्या आपको? अरे तुम तो हद करती हो प्रिया। जब तुम अपने मायके जाती हो तो क्या तुम्हारी भाभी और माँ तुम्हें ये सब नहीं देते? तब तो तुम कुछ नहीं कहती। देखिए आप मुझसे ना उनकी तुलना बिल्कुल मत कीजिए। और ये साड़ियाँ कितनी महंगी है, ये सूट भी इतने महंगे। एक बार में ही सब कुछ देना जरूरी नहीं है। इनमें से 1 सूट और 1 साड़ी दे दो और ये बच्चों के सारे कपड़े भी अभी मत दो। अगली बार जब आएंगे तो यही कपड़े दे देंगे, हमारे अपने ही बहुत खर्चे हैं। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं तुम्हारे किसी शौक को पूरा ही नहीं करता। अरे ऐसी 6-6 साड़ियाँ ला कर देता हूँ महीने में मैं तुम्हें, उसके बाद भी तुम्हें मेरी बहन को ये 2 साड़ियाँ देने में दिक्कत हो रही है। पता नहीं तुम दीदी के बारे में इतना गलत कैसे सोचती हो। वो बेचारी तो कभी तुम्हारे बारे में कुछ कहती भी नहीं। हाँ, आपकी बहन तो दूध की धूली है ना, वो कहाँ किसी के बारे में कुछ कहती है। एक मैं ही तो पागल हूँ जो सबके बारे में कुछ ना कुछ कहती रहती हूँ। और आप ये मुझे 6 साड़ियाँ लाने का क्या ताना मार रहे हो? हाँ, देनी है ना अपनी बहन को, दे दो, सारी चीजें दे दो, मुझसे पूछा ही मत करो। आपका तो बस नहीं चलता, वरना आप सब कुछ ना उन लोगों पर ही लुटा दो। दिमाग खराब कर दिया मेरा। प्रिया की इन बातों से दीपक भी परेशान हो जाता है, इसलिए वो अपनी बहन को जाते हुए उन कपड़ों में से आधे कपड़े ही देता है। तुम ये सब जो करती हो ना प्रिया, देखना एक दिन तुम्हें उसका बहुत पछतावा होगा। दीदी को लेकर तुम्हारी सोच बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे पता था, घूम फिर कर बात तो मेरे ऊपर ही आएगी। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन प्रिया अपनी ननद से चिढ़ने की अपनी इस आदत को नहीं सुधारती। कुछ महीनों बाद प्रिया कंसीव करती है। अब तो मेरा 8वां महीना चल रहा है, ठीक से कुछ काम भी नहीं होता। मम्मी जी की भी तबीयत खराब है, पता नहीं सब कुछ कैसे मैनेज होगा। भाभी से बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी भाभी भी प्रेग्नेंट है, तो वो उनके पास गई हुई है। मम्मी तो इस उम्र में मुझे संभाल नहीं पाएगी। समझ में नहीं आ रहा सब कुछ कैसे होगा। देखो तुम इतनी परेशान मत हो, मैं दीदी को फ़ोन कर देता हूँ। दीदी आज के आज यहाँ पर आ जाएगी। रहने दो आप, मुझे पता है आपकी बहन मेरे लिए तो यहाँ पर कभी नहीं आएगी। प्लीज़ प्रिया, बहुत ज़्यादा हो रहा है। दीदी तुम्हारे लिए हमेशा इतना अच्छा सोचती है और तुम उनके लिए इतना बुरा सोचती हो। मैं करता हूँ दीदी को फ़ोन। दीपक ज्योति को फ़ोन करता है और उसे प्रिया की हालत बताता है। प्रिया को कहना कि वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आज के आज ही घर पर आ जाऊंगी। ज्योति शाम तक घर पहुंच जाती है। प्रिया, अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए दूध गर्म किया है, इसे पी लो, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है दीदी। थोड़ी देर बाद ज्योति प्रिया के पास एक कटोरी लेकर आती है। अरे दीदी, अभी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, आप इस कटोरी में मेरे लिए क्या लेकर आ गई? नहीं नहीं, इसमें खाने का कुछ नहीं है। मैंने देखा है तुम्हारे पैरों में सूजन आई हुई है, इसलिए मैं तेल गरम करके लाई हूँ। तेल से तुम्हारे पैरों की मालिश करूँगी ना, तो तुम्हारे पैरों की सूजन थोड़ी कम हो जाएगी और दर्द भी जाएगा। नहीं नहीं दीदी, आप मेरे पैरों को हाथ कैसे लगा सकते हो? आप तो मुझसे बड़ी हो, मुझे पाप लगेगा। ये तुम कैसी बात कर रही हो प्रिया? इस समय तुम्हें केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इस समय में मैं तुम्हारी केयर नहीं करूँगी तो मुझे पाप लगेगा। चलो आराम से लेट जाओ, चलो चलो, और मुझे तुम्हारे पैरों की मालिश करने दो।
ज्योति बहुत देर तक प्रिया के पैरों की मालिश करती है, जिससे प्रिया के पैरों की सूजन भी कम हो जाती है और उसके पैरों का दर्द भी कम हो जाता है और प्रिया अच्छी नींद से सो जाती है। चलो प्रिया सो भी गई, मैं भी जाकर सो जाती हूँ। अगले दिन बहुत ज़ोर से भूख लगी है, किचन में जाकर कुछ बना लेती हूँ अपने लिए। तुम्हें भूख लगी और खाना तुम्हारे सामने हाजिर। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट पनीर की सब्जी और रोटी बनाई है। इसे खाकर अपनी दवाई ले लेना। उसकी थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स ले आऊँगी। डॉक्टर ने तुम्हें सुबह सुबह फ्रूट्स खाने के लिए मना किया है, इसलिए मैंने अभी तुम्हें फ्रूट्स नहीं दिए। प्रिया की प्रेगनेंसी के मुश्किल समय में उसकी ननद एक बड़ी बहन की तरह उसका ध्यान रखती है, तो प्रिया अपनी बातों पर बहुत शर्मिंदा होती है। सुनिए जी। हाँ बोलो, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? कुछ खाना है? नहीं, कुछ नहीं खाना। मैं तो बस ये बोल रही थी कि ज्योति दीदी मेरे इतने मुश्किल टाइम में मेरा बहुत ध्यान रखती हैं और मैंने हमेशा उनके बारे में इतना गलत सोचा, लेकिन वो कितनी अच्छी है। आज मुझे उनके लिए अपनी कही हुई बातों का बहुत बुरा लग रहा है। जब हमारा बच्चा हो जाएगा ना, तो आप स्पेशली ज्योति दीदी के लिए अच्छा सा गिफ्ट लेकर आना। तुम्हें गोल्ड की जो भी चीज़ पसंद आए उन्हें दिलवाना। जब मेरा ध्यान रखने के लिए मेरे पास कोई नहीं था, तब दीदी ही मेरा ध्यान रखने के लिए मेरे पास आई। ये तो बहुत अच्छी बात है प्रिया कि आखिर तुम्हें समझ में आ गया कि दीदी के मन में तुम्हारे लिए कितना प्यार है। चलो, देर आए दुरुस्त आए, अंत भला तो सब भला। इस तरह प्रिया के मन में अपनी ननद के लिए हमेशा होती कुड़कुड़ गहरे प्यार में बदल जाती है और अब वो अपनी ननद के साथ बड़ी ही खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगती है। संध्या अब माला की मदद से रूप बदल सकती थी। उसकी ननद उसके पास एक समस्या लेकर आती है और संध्या उसका समाधान सोच रही होती है। इसका समाधान तो अब मुझे वरुण के ऑफिस जाकर ही पता चलेगा। संध्या वरुण की ऑफिस के बाहर किसी और व्यक्ति का भेष बदलकर खड़ी होती है। तभी संध्या देखती है वरुण एक लड़की के साथ ऑफिस से बाहर निकल रहे होते हैं और वे दोनों हंस रहे होते हैं। उन्होंने एक दूसरे का हाथ भी पकड़ कर रखा था। बाप रे, इसका मतलब रूपाली का शक सही निकला। इन दोनों के बीच सच में कुछ न कुछ चल रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। संध्या अपने फ़ोन में उन दोनों की वीडियो बना लेती है। इस वरुण को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मेरी ननद से शादी करेगा, अभी बताती हूँ इससे। संध्या उस लड़की का भेष बना लेती है और वरुण के सामने आ जाती है। अरे रश्मि, तुम गई नहीं घर? मुझे पता चल गया है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। तुम बहुत ही बेशर्म इंसान हो। अरे मैंने क्या किया रश्मि? तुमने छुपाया कि तुम्हारी शादी तय हो गई है। तुम इतने बड़े झूठे निकलोगे, मैंने तो सोचा भी नहीं था। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। हाँ। अरे मेरी बात तो सुनो रश्मि, मुझे माफ कर दो। संध्या वहां से चली जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। घर जाकर सबको वीडियो दिखाती है। हे भगवान, मतलब मेरा शक सही निकला। वरुण सच में किसी और लड़की के साथ अरे तू रो क्यों रही है? अच्छा हुआ कि शादी से पहले ही हमें वरुण की सच्चाई पता चल गई। सुनिए जी, आप वरुण के घर फोन करके बोल दीजिए कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। तुम सही कह रही हो संध्या, मैं अभी फोन करके बता देता हूँ। थैंक यू भाभी, आज आपकी वजह से मैं बच गई। संध्या अपने कमरे में आ जाती है और बहुत खुश हो रही होती है। अब मजा आया रूपाली की प्रॉब्लम सॉल्व करके। संध्या, तू तो सुपर वुमन बन गई है, क्या बात है। उफ, ये सुपर वुमन तो थक गई है। आज बहुत काम किया, कुछ देर सो जाती हूँ। एक दिन संध्या शॉपिंग कर रही होती है, तभी उसकी नज़र एक बहुत ही सुंदर हार पर पड़ती है। संध्या उस हार को देखती ही रह जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत हार है। काश ये हार मेरे पास होता, पर यह हार तो बहुत महंगा होगा। संध्या जाने लगती है और फिर उसे एक तरकीब सूझती है। क्यों ना मैं ये हार शॉपकीपर बनकर ले लूं, फिर तो मुझे इसका पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। संध्या देखती है जैसे ही शॉपकीपर बाहर जाता है, वो शॉपकीपर का रूप बदलकर दुकान में आ जाती है और दुकान की देखभाल करते हेल्पर से कहती है, सुनो जी मालिक,
ये हार पैक कर दो, इसकी डिलीवरी करनी है। जी मालिक। संध्या वो हार लेकर शॉप से बाहर निकलती है और बहुत खुश हो जाती है। वाह, अब तो ये हार हुआ मेरा। और तभी संध्या की जादुई माला टूटकर बिखर जाती है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। अरे, ये मेरा रूप कैसे बदल गया? मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए वरना पकड़ी जाऊंगी। संध्या जैसी ही भागने लगती है, शॉपकीपर वहां आ जाता है और संध्या को भागते देख लेता है। ए, चोर चोर चोर! संध्या हार वहीं छोड़कर भागने लगती है और शॉपकीपर अपना हार उठाकर अंदर चला जाता है। संध्या भागते भागते गड्ढे में गिर जाती है। भगवान! अरे मर गई रे, मेरी तो कमर ही टूट गई। तभी एक गाड़ी आकर उस पर कीचड़ मार देती है। वो धीरे धीरे चलकर अपने घर जा रही होती है। शायद ये मेरे बुरे काम का ही फल है जो मुझे मिला है। मुझे माफ कर दो भगवान, अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। संध्या को उसके किए की सजा भी मिलती है और उसे अपनी रूप बदलने वाली जादुई शक्ति से भी हाथ धोने पड़ते हैं। अरे जा जा, तेरी जैसी बहुत देखी है। 4 दिन में रोती हुई वापस नहीं आई तो मेरा नाम भी ममता नहीं। 20 साल का तजुर्बा है मुझे, हाँ देख लेना। अब तो मेरी ज्योति भी इस घर में लौट कर नहीं आने वाली। और इस तरह सुधा घर छोड़कर चली जाती है। कुछ दिनों बाद ममता की सास उसे फोन करती है, जो दिल्ली में रहती थी। कहिए माँ जी, आज मेरी याद कैसे आई? तू रोज बड़ाई मारती थी ना कि तुम दोनों सास बहू में खूब जमती है। मैं वही देखने के लिए आ रही हूँ। अगर तेरी बात सच निकली तो मैं दिल्ली वाला घर तेरे नाम कर दूंगी, और अगर मैंने कुछ और ही देखा तो मेरे दिए हुए जिस मकान में तुम अभी रह रही हो ना, उसे भी तुमसे छीन लूंगी। अपनी सास की बात सुनकर ममता की सांस अटक जाती है। हे भोलेनाथ, अब क्या होगा? मेरी बहू तो मुझसे झगड़कर अपने मायके चली गई है। माँ जी तो मुझे मार डालेंगी। सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। तभी ममता को एक उपाय सूझता है। मैं एक ऐसी लड़की को जानती हूँ जो नाटक में काम करती है। उसका नाम चांदनी है। क्यों ना कुछ दिनों के लिए हम उससे अपनी बहू की एक्टिंग करवा ले? हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। माँ वैसे भी यहाँ ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता रुकेगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। फिर दिल्ली वाला घर भी हमारे नाम हो जाएगा। सारा परिवार इस बात पर सहमत हो जाता है। देखिए आंटी जी, आपकी बहू की एक्टिंग करने के लिए मैं दिन के 2000 रुपये लूंगी। मैं ना प्रोफेशनल एक्ट्रेस हूँ। अरे मर गए रे, 2000? ये तो बहुत है। चलो किसी और से बात करते हैं। अरे जरा रुकिए, क्या कर रहे हैं? इसकी एक्टिंग देखी है मैंने। ये बहू का रोल बहुत बढ़िया करती है। मुझे तो सिर्फ चांदनी पर भरोसा है। थोड़े दिन की तो बात है, इसके ऊपर 20-25 हजार खर्च हो भी गए तो क्या गम है। बस एक बार दिल्ली का मकान हमारे नाम हो जाए, फिर तो हम ही हम हैं। तो फिर क्या फैसला किया आप लोगों ने? हमें मंजूर है चांदनी। कुछ दिनों के बाद, अरे माँ जी, आप अचानक कैसे आ गई? मौत, आंधी और इंदिरा देवी अचानक ही आते हैं, समझी? चल रास्ता छोड़, मुझे अंदर जाने दे। तेरी बहू कहाँ है? बुला उसे। जी अभी बुलाती हूँ। सीता बेटी, जरा यहाँ आना। चांदनी सिर पर पल्लू लिए सबके सामने आती है और ममता की सास के पैर छूती है। संस्कार तो अच्छे हैं, दिखने में भी सुंदर है, लेकिन घर के काम वाम ठीक से करती है या नहीं? अरे क्या बात कर रही हैं माँ जी, ये बहू तो नंबर 1 है, हर काम में एक्सपर्ट है। ये तो सब मेरी सासू माँ का बड़प्पन है। ये तो मेरे लिए मेरी सगी माँ से भी बढ़कर है। अच्छा ठीक है। हाँ माँ जी, हम दोनों तो इस घर में माँ बेटी की तरह रहते हैं।
अच्छा, वो तो मैं खुद देख कर तय कर लूंगी। है तू ज्यादा चापलूसी मत कर। अब चल, मुझे मेरा कमरा दिखा। जी चलिए दिखाती हूँ मैं। चांदनी और ममता दोनों खूब मिलजुल के रहने का दिखावा करते हैं। सीता बहू, तेरे संस्कार तो मैंने देख लिए, अब जरा तेरे हाथों की कला भी दिखा दे। आज खाने में कुछ ऐसा बना कि बस खा के मजा आ जाए। चांदनी ममता को इशारा करके बुलाती है। ये क्या आंटी जी, खाना बनाने की तो बात ही नहीं हुई थी। इसके मैं 1000 रुपए अलग से लूंगी। अगर मंजूर हो तो बोलिए, वरना मैं चली। अच्छा, तो अब तू भी बहती गंगा में हाथ धोना चाहती है। अब तो तू मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही है। गलत बात है ये। कौन किसका फायदा उठा रहा है वो मैं देख ही रही हूँ। हाँ, अरे नहीं नहीं, रुक जा, मुझे मंजूर है। चल अब जल्दी से खाना बनाना शुरू कर। अभी लीजिए। वाह वाह वाह, तू तो सच में सीता है बहू। तेरे हाथों में जादू है। इतना स्वादिष्ट खाना क्या कहूँ बहू, तेरे जैसी बहू पाकर ममता की तो लॉटरी लग गई है। अरे बेवकूफ बुढ़िया, लॉटरी तो मेरी अब लगने वाली है। ममता, तूने साबित कर दिया कि तुम दोनों सास बहू की जोड़ी वाकई में नंबर 1 है। इसलिए मैं अपना ये खानदानी हार तेरी बहू को देती हूँ। तभी वहां ममता की असली बहू सुधा आ जाती है। ठहरिए माँ जी, ये सब मिलकर आपको धोखा दे रहे हैं। इस घर की असली बहू मैं हूँ और ये लड़की तो ड्रामेबाज है, नौटंकी में काम करती है। सुधा को सामने देख ममता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे मर गई रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? ममता, मैं जानती थी तू कभी नहीं सुधरने वाली। माँ जी, वो दरअसल अरे तुम मुझे बेवकूफ बनाने चली थी। दिल्ली का मकान तो दूर की बात है, अब तो मैं तुझे इस मकान में भी नहीं रहने दूंगी। हाँ। अरे नहीं नहीं, ठहरिए माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, अब मेरा वकील आके तुझसे बात करेगा। अरे ये मैं कैसी बेवकूफी कर बैठी। अरे मरवा दिया भाग्यवान तुमने। मोहन की नई नई शादी हुई थी और मोहन अपनी बीवी नेहा का बहुत ख्याल रखता था, क्योंकि वो जानता था कि नेहा नई जगह में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। पर यह बात मोहन की माँ सरला को एक आंख नहीं भाती थी। एक शाम मोहन ऑफिस से घर आता है। आ गया, देख अपनी सर चढ़ी दुल्हन को, कहती है सलवार सूट पहनकर मंदिर जाऊंगी। हाँ, तो क्या गलत कहा माँ जी? मुझे साड़ी पहनने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, और तुझे मेरे बेटे को फंसाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है? अरे बस करो भाई, बस करो। अब माँ जी को समझाइए ना, मेरी मर्जी जो चाहे पहनूं। अरे माँ का दिल रखने के लिए साड़ी पहनकर चली जाओगी तो क्या बिगड़ जाएगा? तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप हमेशा माँ जी की तरफदारी करके मुझे चुप करा देते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया है? अगली सुबह, माँ जी आज सोच रही हूँ पाव भाजी बना लूं, मुझे बहुत पसंद है। नहीं नहीं, पूरी हलवा बना, बहुत दिन हो गए खाए। माँ जी अभी परसों ही तो बनाया था। अब तो घर में खाने पीने का हिसाब भी रखेगी। माँ जी मैं कल फिर से पूरी हलवा बना दूंगी। आज मैंने भाजी के लिए सब्जियां भी काट ली है। जब तूने तय ही कर लिया है तो पूछने का नाटक क्यों करती है? अरे क्या लगा रखा है आप लोगों ने सुबह सुबह? पूछ, अपनी बीवी से पूछ। मैंने सब सुन लिया है माँ। आज एक दिन उसकी पसंद का खाना बन जाएगा तो कोई पहाड़ तो नहीं टूट जाएगा। हाँ हाँ, तू तो उसी की बात मानेगा।
जोरू का गुलाम। ओफो, मैं कहाँ जाऊं? रात को सुनिए ना जी, माँ जी आपकी मेरी तरफ ध्यान देने से इतना परेशान क्यों हो जाती है? अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो सास है, अब थोड़ा रौब तो जमाएगी ही ना। नहीं जी, पर अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम छोटी छोटी बातों को माइंड मत करो। ये छोटी छोटी बातें ही आगे चलकर बड़ी हो जाएगी। हाँ बाबा, कह दूंगा बस। अगर अगली बार से माँ जी कुछ कहे ना तो आप कह दीजिएगा कि हम दोनों के मसले में ना पड़े। अगले दिन माँ, आज शाम मैं और नेहा मेरी ऑफिस के पार्टी में जाएंगे। अरे तो मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी, मैं भी चलूँगी। वो कपल्स पार्टी है माँ, सिर्फ पति पत्नी इनवाइटेड हैं। वैसे भी माँ जी, आप कहाँ अपने घुटने का दर्द लेके पार्टी में डांस कर पाएंगी? आप घर पर ही रहिए। ओहो, देखो तो कल की आई लड़की मुझसे जुबान लड़ा रही है। बस करो आप दोनों। माँ चलिए, आपको आपकी सहेली उषा जी के यहाँ छोड़ देता हूँ, आते समय आपको पिक कर लेंगे। चल। पार्टी से लौटते समय उफ, अब माँ जी को भी पिक करना पड़ेगा। उनका हमारे साथ हर जगह जाना जरूरी है क्या जी? आप मना नहीं कर सकते थे? नेहा देखो, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि तुम और माँ दोनों खुश रहो। अब मुझे टेंशन मत दो। हाँ हाँ, टेंशन तो आपको मैं ही देती हूँ। आपकी माँ जो सारा दिन चिल्लाती रहती है, वो सब कुछ नहीं। बस करो यार, देखो अब उषा जी का घर आने वाला है। हाँ हाँ, हर बार मैं ही बस करूँ। माँ जी क्यों नहीं यहाँ से बस करके घर आ जाती? हमारे साथ कार में आना जरूरी है क्या? अब चुप हो जाओ मेरी माँ। ये ना अपनी माँ से ही कहना। उस रात मोहन को नींद नहीं आती और दूसरे दिन ऑफिस में भी वो ठीक से काम नहीं कर पाता। एक रात की बात है, नेहा और सरला देर रात तक मोहन का इंतजार कर रही होती हैं। अरे बहू, ये मोहन अभी तक नहीं आया, क्या बात हो सकती है? हाँ माँ जी, मुझे बहुत चिंता हो रही है, ना ही वो फोन उठा रहे हैं। बेटा, सच तो यह है कि हमने हमेशा हर बात मोहन पे डाल दी, जिसकी वजह से वो दिन भर चिंता में लगा रहता है। हाँ माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं बेटा, तू तो बहू है मेरी। दोनों गले मिलती है कि इतने में मोहन भी आ जाता है। चलो शुक्र है, मेरी माँ और मेरी बीवी को थोड़ी अक्ल दे दी भगवान ने। क्या कहा नालायक? शिक्षा, आपसी मनमुटाव हमें खुद ही खत्म कर देना चाहिए।